हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। अब हम आज का टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जलवायु किसे कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, जलवायु को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वह फॉर्मूला था लैंडमार्क्स। उसका जो है हमने विधिवत तरीके से जो है उसका डिफाइन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कल जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था लैंडफॉर्म्स वाला, वह तो था पूरे दुनिया के जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे वह है स्पेशली भारत की। भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे, है ना। तो आज भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को बताएंगे, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। इसका भी चर्चा हमने कल के वीडियो में जो है थोड़ा सा किया था, फिर से हम लोग आज कर लेते हैं। अगर हम भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला आएगा क्या है भाई, अक्षांश। दूसरा आ जाएगा पर्वत। तीसरा आ जाएगा हिंद महासागर। चौथा आ जाएगा पवन। पांचवा आएगा चक्रवात। छठा जेट धारा। सातवां जो है एल नीनो और ला नीनो। उसके बाद दक्षिणी दोलन। यानी कि हमने भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कितने कारक हैं मुख्य रूप से, तो ये 8 कारक है। और भी है, लेकिन यह जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम लोग विधिवत तरीके से देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अक्षांश की, तो कल हमने ग्लोब पे देखा था कि वहां पे ग्लोब में जो है भारत की जो स्थिति थी वह क्या था, कर्क रेखा के आधा ऊपर था भारत और कर्क रेखा के आधा नीचे था भारत, है ना। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो था कितना है, लगभग 30 डिग्री अक्षांश में है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि अभी हमने बताया कि आधा भारत कर्क रेखा के ऊपर और आधा भारत नीचे, यानी कि कर्क रेखा बीच बीच से जाएगी, है ना। तो कर्क रेखा क्या हो रही है, मध्य से होकर गुजरती है। इस वजह से भारत जो है दो भाग में बंट जाता है। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध। यानी कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का उत्तर वाला जो भाग है, यानी कि ऊपर वाला भाग है, वहां पे वह किस कटिबंध में आता है, तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। और कर्क रेखा के दक्षिण में यानी कि नीचे वाला जो भारत है वह किस में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के वजह से, यानी कि जो आपको पता है कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, उपस्थिति की वजह से भारत को एक अलग महाद्वीपीय जलवायु मिलती है ना, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे हमने इसका विधिवत चर्चा किया था कि भाई क्यों है। तो वहां पे हमने जाना कि जो उत्तर में हिमालय है तो उत्तर की तरफ से जो हवाएं आती है उसको जो है हिमालय रोक लेता है, और पूरे भारत में किस प्रकार का जलवायु का निर्माण हो जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही बात लिखा हुआ है कि हिमालय उत्तर से आने वाली पवनों को रोक लेता है, इस वजह से पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत के जलवायु को जो है अक्षांश किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। दूसरा जो है वह है हमारा पर्वत। यानी कि पर्वत किस प्रकार से जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है ना। तो अगर हम बात करेंगे, अगर इसको हम पर्वत मान लेते हैं, तो पर्वत के 2 ढाल होते हैं। कितने ढाल होते हैं भाई, 2 ढाल होते हैं। एक होता है पवनमुखी ढाल, दूसरा होता है पवन विमुखी ढाल। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, मुखी विमुखी, है ना। मुखी यानी कि मुंह, यानी कि जिधर से हवा आती है ना, जिस साइड से आती है उसको क्या कहते हैं, पवनमुखी। और जिधर हवा जो है, हवा के विपरीत वाला जो एरिया हो जाता है वह क्या कहलाता है, विमुखी ढाल। अगर हम बात करेंगे पवनमुखी का, तो इधर जो है अधिक वर्षा होता है, और अगर हम बात करते हैं पवन विमुखी का, तो वहां पे जो है उस क्षेत्र में कम वर्षा होता है। तो आइए इसको हम लोग विधिवत तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर हम पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। एक तो पर्वत हो गया, उसमें हम लोग देखेंगे पवनमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल, और एक पवन के समानांतर जो पर्वत होता है
समानांतर को देखेंगे, ठीक है। तो एक पर्वत हो गया, दूसरा ऊंचाई की, वह जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है भारतीय जलवायु को, यानी कि पर्वत जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। भारत में कई पर्वत हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। पर्वतों में दो ढाल होते हैं, पवनमुखी और पवन विमुखी। देखिए यहाँ पर पवनमुखी ढाल हो गया ये वाला एरिया, और ये हो गया पवन विमुखी, ठीक है। जिधर से पवने आती है वह पवनमुखी ढाल होती है, यानी कि पवन इस साइड से आ रही है तो ये वाला जो क्षेत्र होगा क्या होगा, पवनमुखी ढाल हो जाएगा। और यह पर्वत से टकरा के ऊपर उठती है, यानी कि जब हवाएं जो है इस साइड से आपको ऐसे आएगी तो यहाँ पे जो पर्वत है इससे क्या होगा, टकराएगी, और टकराने के बाद जो है यह बहुत ज्यादा ऊपर उठेगी, मतलब बहुत ऊपर उठती है और उस ढाल पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे हवा आई, पवन में टकराई, पर्वत में टकराई और ऊपर उठी, और ऊपर उठी तो क्या हुआ कि वह जो है बहुत ज्यादा वर्षा कराई, ठीक है। और जिधर से पवने जाती है, यानी कि पवन तो इधर आ गई तब इस साइड से निकलेगी, है ना, तो जिधर से जाती है दूसरी तरफ उतरती है तो उसकी नमी एकदम खत्म हो गई रहती है, यानी कि जो पवन के अंदर जो आर्द्रता रहता है, नमी रहता है, वह खत्म हो चुकी रहती है और उतरती पवने गर्म हो जाती है, यानी कि गर्म रहती है। इस वजह से यह बहुत ही कम वर्षा करा पाती है, ठीक है, इसलिए कम वर्षा होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि जिधर से जो है पवन आती है वह पवन विमुखी हुआ, वह जो है पर्वत से टकराती है, पर्वत से टकराने के बाद ऊपर उठती है और अत्यधिक वर्षा कराती है। और जो है पवन जिस साइड से निकलती है उसके विपरीत दिशा की तरफ से जिधर से जाती है ना, तो वह जो है पवन विमुखी ढाल होता है, वह उस हवा में जो है नमी की कमी रहती है, जिस वजह से कम वर्षा होती है। क्लियर है, इतना तक तो हो गया भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो पवन के दिशा के समानांतर होते हैं तो टकराने की क्षमता कम होती है और पवने सीधा निकल जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो हमने पवनमुखी और विमुखी को देख लिया, है ना। अब समानांतर, यानी कि अगर मान के चलिए पर्वत इस टाइप से है तो हवा भी जो है इसी तरह से निकल गई, है ना, या हवा इसकी इस तरह से निकल गई तो क्या हो गया, समानांतर इस टाइप से होता है। तो अगर पर्वत यहाँ है तो हवा इस तरह से निकल जा रही है, ठीक है। तो यह क्या होता है, दोनों में टकराने की जो है क्षमता बहुत कम हो जाती है ना। कोई इंसान तो है नहीं कि उससे कैसे जाकर टकरा जाना है, वर्षा करा देना है ना, तो उस तरह का तो बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षमता उसकी टकराने की क्षमता कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल का कि भाई ऐसा कौन सा पर्वत है जो एकदम उस हवा के समानांतर में है। तो अगर हम उसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कैसे है, इस टाइप से है ना, हवाएं जो है अरब सागर से जो आती है वो इस तरह से निकल जाती है, तो एकदम उसके समानांतर ही वाला जो है, दोनों समानांतर होते हुए निकल गई थी। अरावली वाले क्षेत्र में जो क्या होता है, कम वर्षा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कहाँ पे वर्षा ज्यादा होता है ना, तो उसको अगर उसका एग्जाम्पल हमारा हिमालय पर्वत है, जो कि हवा डायरेक्ट जाके उसी से टकरा जाती है, और टकराने के बाद जो है दनादन एकदम फिर उधर से लौटती है और मानसून लेकर के आती है। क्लियर हो गया यह दो चीज। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचे होते हैं, इसलिए तापमान कम रहता है और वहां की जलवायु ठंडी रहती है, यानी कि जो समुद्र का तल होता है वो उससे जो है पर्वत काफी ऊंचा रहता है, इस वजह से जो है वहां पे क्या होता है, तापमान ठंडी रहता है, वहां की जलवायु जो है क्या होता है, ठंडी होता है। और अगर हम बात करेंगे समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापते हैं, तो आपके चेन्नई से मापा जाता है पूरे भारत का समुद्र तल से ऊंचाई। अब जो है अगर हम हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है हिंद महासागर। आपको पता है कि भारत जो है तीन तरफ से किससे जो है घिरा है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और दिन के समय में जो है आपको धरातल भी गर्म हो जाता है और समुद्र भी गर्म हो जाता है, ठीक है। दिन का समय धरातल भी गर्म हो जाता है और समुद्र भी गर्म हो जाता है। और जब दिन का समय होता है तो उस समय हवाएं जो है समुद्र से धरातल की ओर चलती है। किधर चलती है, समुद्र से धरातल की ओर चलती है, और रात के समय धरातल से समुद्र की ओर, ठीक है। तो जो समुद्र से धरातल की तरफ चलती है उसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। कौन सी हवा बोलते हैं, सी ब्रिज, है ना। और जो धरातल से समुद्र की तरफ आती है रात के समय में, वह जो है लैंड ब्रिज कहलाता है, लैंड ब्रिज पौने कहलाती है, ठीक है, लैंड ब्रिज पौने कहलाती है ना। और जब यह प्रक्रिया होता है तो उससे क्या आता है, आपको मानसून आता है ना। तो यह भी जो है आपको आपके भारत की जलवायु में जो है बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट डालता है। उसके बाद अगर हम पवन की बात करेंगे
पवन की बात करेंगे तो पवन जो है वह आपको पता है कि ग्रीष्म काल में जो है समुद्र से धरातल की ओर चलता है और शीतकाल में जो है वह आपको धरातल से समुद्र की ओर चलता है ना। तो इससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम की उत्पत्ति होती है, सॉरी मानसून की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो यह भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चक्रवात का, है ना, तो चक्रवात भी जब आता है, जो चक्रवात जो है आपके समुद्री तट वाले इलाके में आते हैं और भारत में जो है 9 समुद्र तटीय राज्य है, यानी कि जब भी चक्रवात आएगा तो उन्हीं में से किसी राज्य में आएगा, है ना। तो ये अभी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद जेट धारा की, है ना, तो जब शीतकाल होता है तो सारी पेटियां जो है किधर खिसक जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। और जो पश्चिम पेटियां जो है, पश्चिमी जेट धारा जो है वह किधर आ जाता है, भारत की तरफ आ जाता है ना। और भारत की तरफ से जो है मेडागास्कर वगैरह से जो है पवन लेकर के आकर के हिमालय से टकरा जाता है। कहां से टकराता है, हिमालय से टकराता है। और हिमालय से टकराने के बाद जो है यह 2 भागों में बंट जाता है ना। और ये 2 भाग में बंटता है और एक भाग इसका जो है दिल्ली वगैरह के तरफ जाता है और वहां पे दिल्ली वाले साइड में वर्षा कराती है। तो अभी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल नीनो या ला नीनो की, ठीक ना, तो यह जो है आपका दक्षिण अमेरिका की जो है, अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। एल नीनो, है ना, एल नीनो जो है दक्षिण अमेरिका का जो है एक गर्म जल धारा है, ठीक है, जो कि इसके प्रभाव से जो है क्या होता है, भारत में जो है मानसून कमजोर पड़ जाता है। क्या हो जाता है भाई, मानसून कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ला नीनो का, तो ला नीनो के प्रभाव से जो है भारत का मानसून जो है क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इन दोनों का असर जो है कहां पे दिखता है, हिंद महासागर में दिखता है। कहां पे दिखता है भाई, हिंद महासागर में दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिणी दोलन की, ठीक है, तो इसका भी जो यह जो होता है वो उच्च दाब वाला स्थिति उत्पन्न होता है। कहां पे, हिंद महासागर में होता है। और जैसे जो है अगर उच्च दाब बनेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा भारतीय जलवायु पर, अगर निम्न दाब बनेगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ये जितने भी फैक्टर हैं ये सब भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। और जलवायु टॉपिक से जो है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।